और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीबीएसई का 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। CBSE results.nic.in पर परिणाम देखा जा सकता है 12वीं का। बड़ी खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। इस परीक्षा परिणाम को देखा जा सकता है CBSE results.nic.in की वेबसाइट पर। परिणाम यहां पर मौजूद है। 12वीं के छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं वो अपना परिणाम इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये बड़ी खबर है। परिणाम घोषित, बेसब्री से इंतजार रहता है 12वीं के छात्रों को अपने परिणामों का। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद में कुल 92.71% छात्र 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, वो इन परिणामों के बारे में और ज्यादा हमें जानकारी देंगे। बताइए अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वर्ष 2022 के लिए कुल 14,35,366 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी थी, जिनमें से अगर बात करें तो 13,30,662 विद्यार्थी सफल हुए, यानी कि 92.71% रिजल्ट रहा इस बार CBSE का। वहीं अगर बात करें तो नोएडा रीजन में 90.27% छात्र पास हुए हैं। इलाहाबाद रीजन की अगर बात करें, प्रयागराज रीजन में 83.71% छात्र पास हुए हैं। वहीं देहरादून रीजन में अगर बात करें तो 85.39% छात्र पास हुए हैं। CBSE ने आज अपने रिजल्ट की घोषणा कर दी है, क्योंकि इस बार अगर बात करें तो परीक्षाएं 2 टर्म में ली गई थी। पहले टर्म में अगर बात करें तो पहले टर्म में अक्टूबर-नवंबर में ली गई थी, उसके बाद अगर बात करें तो अप्रैल में परीक्षाएं आयोजित की गई थी। और इस बार अगर बात करें तो रिजल्ट CBSE ने घोषित कर दिया, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल लागू था। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम सारी परीक्षाएं लागू की गई थी और इस बार कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट देर से आया। लेकिन अब 2023 में जो परीक्षाएं होंगी उसमें नियमित क्लासेस रहेंगी, उसमें नियमित तौर पर परीक्षाएं होंगी, ऐसा CBSE ने अपनी ओर से जानकारी दी है। अविनाश, एक बार फिर से जानना चाहेंगे पासिंग परसेंटेज 12वीं कक्षा का। देखिए, अगर बात करें पासिंग परसेंटेज की तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर ओवरऑल की बात करें, पूरी इंडिया की बात करें तो 92.71% रहा है पासिंग परसेंटेज। लेकिन नोएडा रीजन की अगर बात करें तो 90.27% पासिंग परसेंटेज रहा है। वहीं प्रयागराज रीजन में अगर बात करें तो 83.71% रहा है और देहरादून रीजन में अगर बात करें तो 85.39% पासिंग परसेंटेज रहा है। ये आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज जो है वो नोएडा रीजन में रहा है और ये बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन कुल 92.71% छात्र 12वीं की परीक्षाओं में पास हुए हैं CBSE बोर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। नोएडा रीजन में 90.27% छात्र पास, सबसे ज्यादा। इसके बाद प्रयागराज रीजन में 83.71% छात्र 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और अगली बड़ी खबर राजनीति के क्षेत्र से। ओम प्रकाश राजभर विपक्ष के फिलहाल अभी विधायक हैं, नेता हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको दे दी गई है। शासन ने ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है। वाई कैटेगरी सुरक्षा देने के संबंध में एक चिट्ठी भी सामने आई है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में राजभर ने NDA प्रत्याशी का समर्थन किया था। राजभर के 5 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया था। वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त हो गई है अब ओम प्रकाश राजभर को। क्या ओम प्रकाश राजभर ने खुद इसके लिए कहा, प्रार्थना की कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, या इस बात का आकलन खुद गृह मंत्रालय ने किया और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है? आइए उसका उत्तर जानते हैं अनुभव शुक्ला से। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देना, क्योंकि उन्होंने NDA उम्मीदवार को वोट किया था, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से। ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। क्या वजह है इसकी? क्या उन्होंने खुद इसके लिए प्रार्थना की थी? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में खासतौर से अगर हम लोग बात करें तो वो गिव एंड टेक ही चलता है। और ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके के नेता हैं उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सोच कर जाते हैं, अच्छा बार्गेन करके जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है। खासतौर में अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, आप देखिए वो कहते हैं कि गठबंधन में अभी भी बरकरार है, लेकिन वोट देते हैं द्रौपदी मुर्मू के NDA कैंडिडेट को। और जब द्रौपदी मुर्मू जीत जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये तय किया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा वो दी जाएगी, जिसमें 16 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। अभी विधायक के तौर पर जो सुरक्षा है उसमें 2 उनको हम कहें तो गनर मिले हुए हैं, लेकिन अब वाई कैटेगरी सरकार दे रही। तो कहीं न कहीं द्रौपदी मुर्मू को जो समर्थन किया है ओम प्रकाश राजभर ने, 5 तो उनके विधायकों ने वोट किया। इसके अलावा ये भी उनका दावा है कि अन्य जो 5 वोट ज्यादा मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को, उसमें भी कहीं न कहीं उनकी भूमिका है। तो उसका एक इनाम है और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वो आए, जिस समय वो आए और डिनर में पहले गए
फिर अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ वो गए, तमाम जगहों पर वो गए, तमाम जगहों पर लोगों से बात की, मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की है पूरे खुले मन से। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद वाई कैटेगरी की सुरक्षा अगर मिल रही है तो जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनके लिए ये कोई अचरज भरी खबर नहीं होगी। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं उनके लिए कोई अचरज भरी खबर नहीं है। लेकिन इस खबर के आने के बाद अब आगे क्या होगा, इसके कयास लगाना सबके लिए आसान नहीं है अनुभव। अब जबकि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, जिसमें आप बता रहे हैं कि 16 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में रहेंगे, तो इसका एक व्यापक राजनीतिक संदेश है जो अभी तक जिसकी वो घोषणा कर रहे हैं उन सहयोगियों के पास भी जाएगा और सत्ता पक्ष के लोगों के पास भी जाएगा। इसके बाद का घटनाक्रम क्या दिशा ले सकता है अनुभव? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर अब क्या होगा, आगे क्या कदम वो उठाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से खुद को अलग नहीं करेंगे, यानी वो इसकी घोषणा नहीं करेंगे, वो इसका अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव को बाहर करना हो उनको गठबंधन से, तो वो उनको बाहर करें। लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस बार तैयारी की है कि वो खुद नहीं कहेंगे ओम प्रकाश राजभर को, अगर ओम प्रकाश राजभर को जाना है तो वो गठबंधन छोड़ के जा सकते हैं। और इसका संदेश भी उन्होंने पहले ही ओम प्रकाश राजभर को भेज दिया। पर अब जिस तरीके से वाई कैटेगरी की ये सुरक्षा मिली है, और साफ तौर पर ये कहीं न कहीं आप समझिए कि शायद 2024 से पहले, साथ आने से पहले बहुत सारी तैयारियां जो होती हैं, बहुत सारा मैसेज जो अपने लोगों के बीच देना है, वो धीरे धीरे मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने खुद एक गंगा से कहा कि वो बसपा के साथ जाएंगे। तो राजनीति में जैसा कहा जाता है, जैसा दिखता है, पर्दे के पीछे चीजें वैसी होती नहीं है, होती उसके ठीक उलट है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राजनीति में जो कहा जाता है हमेशा वो होता नहीं, और बहुत कुछ पर्दे के पीछे रहता है, बहुत कुछ शब्दों की आड़ में कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के संबंध में चिट्ठी भी सामने आ गई है और वो चिट्ठी भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। अब शिक्षा विभाग में सामने आई है तबादलों की गड़बड़ी। देखिए, एक और मामला, तबादलों की गड़बड़ी का मामला अब की बार शिक्षा विभाग में सामने आया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग क्लर्कियल जो सेक्शन होता है उसके तबादलों में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। कई अधिकारियों का ऐसी जगह तबादला हुआ है जहां पर पद ही खाली नहीं है। बड़ी खबर, जहां से तबादला किया गया है वहां दूसरे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। निलंबित कर्मचारियों का तबादला करने का आरोप है। बड़ी खबर, ये निलंबित कर्मचारियों का तबादला करने का भी आरोप लग रहा है, और ये बहुत गंभीर आरोप, ये बहुत ही गंभीर आरोप। जहां से तबादला किया गया वहां किसी दूसरे ने पदभार ग्रहण कर लिया। ये सब क्लर्कियल सेक्शन में हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग के और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिपिक संवर्ग के तबादलों में गड़बड़ी की खबर मिल रही है। कई अधिकारियों का ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो गया जहां पर पद ही खाली नहीं है। ये भयावह गड़बड़ियां, ये आरोप बड़े भयावह। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, अभी तो ये सिलसिला रुका भी नहीं था तबादलों में गड़बड़ियों पर चर्चा का और इसको ठीक किए जाने का, इस पर एक्शन का, कि एक नया मामला सामने आ गया। और ये कुछ कम गंभीर नहीं है, ये भी बहुत गंभीर मामले हैं। जो आपको मालूमात हासिल है हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए राजेश, निश्चित रूप से इसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं तबादलों में भी। कि अगर किसी व्यक्ति को उदाहरण देखिए, इसको अगर हमने समझे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे लखनऊ का राजकीय यूपी इंटर कॉलेज है, यहाँ से वरिष्ठ सहायक का तबादला किया जाता है लखनऊ के सीआईजी कार्यालय, जबकि वहाँ पर कोई पद ही खाली नहीं है। और इसके बाद जब यूपी कॉलेज से वो व्यक्ति वहाँ जाता है, पता चलता है पद खाली नहीं है, वापस आता है तो पता चलता है उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति पदभार ग्रहण कर चुका है। यानी कि तबादलों की जो गड़बड़ियां है, ये बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है कि चीजों का सही से जानकारी ऐसा लगता है नहीं जुटाई गई और तबादले कर दिए गए। अब इनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 70 से अधिक कर्मचारी जो है वो इसकी वजह से प्रभावित है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई इन लोग के सामने वो ये कि अगर कोई कर्मचारी एक जगह से चला जाता है, रिलीव हो जाता है, दूसरी जगह ज्वाइनिंग के लिए आता है, तो यहाँ से रिलीव हो गया, इसमें सैलरी नहीं आ सकती, दूसरी जगह ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इसलिए नहीं तो आगे इसके लिए वो अधिकारियों के चक्कर लगाएगा, तब समस्याओं का समाधान होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उनका ये भी आरोप है कि तमाम ऐसे कर्मचारियों के तबादले हो गए हैं जो निलंबित चल रहे हैं। इसमें झांसी का नाम वो ले रहे हैं, मऊ का नाम ले रहे हैं, एक ही पद पर 2 कर्मचारियों के तबादले की बात भी कही जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अधिकारी अब पूरी जानकारी जुटा रहे हैं सभी जिलों से, कहां पर इस तरह के कितने केस है। बहरहाल जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, लगभग 70 से अधिक कर्मचारी इस वजह से प्रभावित देखिए बताए जा रहे हैं।
बड़ी खबर आप दे रहे हैं, 70 से ज्यादा कर्मचारी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के प्रभावित बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, बड़ी खबर ये। और बड़ी खबरों के सिलसिले में एक और बड़ी खबर हम जोड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रमोशन और डेपुटेशन में गड़बड़ी पर सख्त हो गए हैं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। नंद गोपाल नंदी ने अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रमोशन और संवर्ग निर्धारण में गड़बड़ियों को लेकर यह जवाब तलब किए गए हैं। सख्त मंत्री नंद गोपाल नंदी, संवर्ग निर्धारण में गड़बड़ियां हुई हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रमोशन और संवर्ग निर्धारण में गड़बड़ियां बताई जा रही हैं। इसको लेकर पत्र लिखा है उन्होंने और जवाब मांगा है। अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है स्वयं नंद गोपाल नंदी ने, जो कि मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं, और प्रमोशन और डेपुटेशन में गड़बड़ी पर उन्होंने जवाब मांगा। ये देखिए पत्र लिखकर, पत्र सार्वजनिक, नंद गोपाल नंदी का ये पत्र अपने ही डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, जो कि सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको पत्र लिखकर इसके बारे में जवाब मांगा गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जो प्रमोशन हुए और जो डेपुटेशन हुए उस पर यह जवाब तलब किया गया है। तारीख पुरानी बताई जा रही है इस चिट्ठी में, और तारीख भी हम बहुत जल्दी आपके सामने रख देंगे। लेकिन इस पत्र में तारीख भले पुरानी हो, लेकिन पत्र का जो मजमून है वो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण। इधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी वार और पलटवार का दौर जारी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तो सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश को जवाब दिया है। अखिलेश ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि उद्घाटन के बाद हफ्ते भर में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गड्ढे निकल आए। अखिलेश के ट्वीट का नंदी ने जवाब दिया कि अखिलेश जी, आपको कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो ट्वीट वॉर चल रहा है इस वक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उभर आए गड्ढों को लेकर। अखिलेश यादव ने पहले आक्रमण किया, अपने ट्वीट से जवाब आया ट्वीट पर ही नंद गोपाल नंदी का। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जंग जारी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश के उस ट्वीट में आखिर था क्या। ये देखिए आप कंटेंट इसका। अखिलेश यादव ने लिखा था कि यह भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया था, एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ कि इस एक्सप्रेसवे पर रनवे नहीं बना। अखिलेश के इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट करके पलटवार किया। उनका ट्वीट देखिए क्या है। ट्वीट आपने अखिलेश यादव को देखा, आपकी स्क्रीन पर है। आधे अधूरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का नमूना बता रहे हैं वो। अब मंत्री नंद गोपाल नंदी का जो ट्वीट है उसका कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ये रहा। लिखते हैं, अखिलेश जी सुनाए आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुसार थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। अगले ट्वीट में नंदी लिखते हैं, कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। स्ट्रेटेज एवं प्रोफाइल मीटर से सतह असमानता की जांच एवं जहां कहीं भी असमानता है उसको दूर करने के लिए विशिष्टियों के अनुसार आयताकार भाग में पूर्व प्रयुक्त सामग्री को हटाकर दोबारा सरफेस लेयर का कार्य किया जा रहा है। मेरी आपको सलाह है कि अपने अल्पज्ञानी सलाहकारों के अधकचरे ज्ञान के भरोसे राजनीति न करें। ये जवाब मंत्री नंद गोपाल नंदी का। लेकिन जवाब का यह हिस्सा महत्वपूर्ण। नंद गोपाल नंदी लिखते हैं अपने दूसरे ट्वीट में कि स्ट्रेट एज एवं प्रोफाइल मीटर से सतह असमानता की जांच और जहां कहीं भी असमानता है उसको दूर करने के लिए विशिष्टियों के अनुसार आयताकार भाग में पूर्व प्रयुक्त सामग्री को हटाकर दोबारा सरफेस लेयर का कार्य किया जा रहा है। अब सवाल ये कि इसकी आवश्यकता क्यों आज पड़ी। आगे लिखते हैं, आपको सलाह है कि अपने अल्पज्ञानी सलाहकारों के अधकचरे ज्ञान के भरोसे राजनीति न करें। ये मंत्री जी का ट्वीट और पलटवार। तो वार पलटवार ट्वीट पर सोशल मीडिया पर यह जंग जारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उभर आए गड्ढों को लेकर। लिखते हैं, दोबारा सरफेस लेयरिंग का काम हो रहा है, मटेरियल को बदल कर हो रहा है। स्वाभाविक है प्रश्न उठेगा ही कि ऐसा क्यों आन पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा।
और इधर आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ गए हैं। इस पर शिवपाल यादव, जो कि टेक्निकली समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लेकिन जंग छिड़ी हुई है उनकी, वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। उसे लगा देना, ना बोले बाद में। शिवपाल यादव वैसे तो प्रसपा के अध्यक्ष हैं। एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को शिवपाल यादव ने भी समर्थन किया और अब शिवपाल यादव देखिए वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं यहाँ पर और लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवपाल यादव ने समर्थन किया, द्रौपदी मुर्मू जीती और जो हम कहें कि जिस तरीके से 64% वोट उनको मिले, एक बड़ी कामयाबी रही एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। शिवपाल जी, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जीते हैं, आप बधाई देंगे आप? देखिए, आदिवासी समाज की महिला और राष्ट्रपति बनी है, इस उनके लिए बधाई। और हमने भी उनको वोट दिया है। ये आपने समर्थन किया? हमने समर्थन किया, हमने वोट भी किया। 5 वोट और मिले हैं, एक्स्ट्रा 5 वोट मिले। वो भी कहा जा रहा है कि आप ही की रणनीति थी जो 5 वोट एक्स्ट्रा आए हैं। समाजवादी पार्टी में सेंधमारी अगर किसी ने की तो आपने की। अब पता करिए आप लोग, इस पर हम कुछ नहीं। एनडीए कैंडिडेट तो आपने सुना क्या कहना है शिवपाल यादव का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो अब राष्ट्रपति बनी हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से 5 वोट ज़्यादा मिले हैं एनडीए को, द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश में, उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 5 लोग कौन हैं इसके बारे में तो खुद अब मीडिया को पता करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। 5 वोट को लेकर जब सवाल पूछा गया कि 5 वोट अतिरिक्त मिल गए हैं और ये वो वोट है जिनकी उम्मीद नहीं थी, जिनकी उम्मीद सत्ता पक्ष को कम रही होगी लेकिन विपक्ष को तो बिल्कुल नहीं रही होगी, वो 5 वोट गए हैं। उस पर शिवपाल यादव का कहना है कि आप लोग पता करिए। जीत की बधाई दी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने कहा कि मैंने भी वोट किया था और जब उनसे पूछा गया कि जो 5 वोट अलग से मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं, उसके पीछे भी आपकी ही रणनीति थी, तो उन्होंने कहा कि आप पता करिए कौन है वो। इस पर वो कुछ नहीं कहेंगे। शिवपाल यादव ने अतिरिक्त 5 वोट जो गए हैं विपक्ष के द्रौपदी मुर्मू के पास, उनके बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कानपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह की तैयारी की गई थी। कानपुर कोर्ट पहुंचने पर वकीलों का शक होने पर यह मामला खुला है। पुलिस ने आरोपी सैफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। किशोरी ने आरोपी सैफी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। किशोरी ने दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का सैफी पर आरोप लगाया। नकली आधार कार्ड बनवाकर जबरन निकाह की फिराक में था सैफी। कानपुर से खबर, लव जिहाद की खबर। किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह की तैयारी थी। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है आरोपी सैफी पर। दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का सैफी पर आरोप लगा है और नकली आधार कार्ड बनवाकर जबरन निकाह की फिराक में था सैफी। इधर फतेहपुर जिले में मुठभेड़ की खबर है। बदमाशों से ओंगथेन की पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई है और इसके बाद पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। ये एनकाउंटर पुलिस चेकिंग के बाद हुआ, जब बाइक सवार बदमाश उमर उर्फ लंबू और नाजिम ने ओंग थाने की पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही एसओजी टीम भी मौके पर पहुंच गई और फिर ओंग थाने की पुलिस और एसओजी ने बदमाशों की घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें उमर उर्फ लंबू के पैर में गोली लग गई। नाजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश में फोर्स जुटी हुई है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के उस पार भी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।